विदेशी विनिमय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाएं। तो विदेशी विनिमय, जिससे हम लोग विदेश से जो मुद्रा का लेन देन करते हैं, वो विदेशी विनिमय दर कहलाता है। विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती है। जैसे $1 बराबर 50 रुपया मान लेते हैं, तो ₹1 बराबर 1/50 बराबर 2 सेट्स, 100 सेट्स का $1 होता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय के मांग तथा पूर्ति के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते, इसका निर्धारण कैसे होता है। या फिर विदेशी मुद्रा बाजार में संतुलन की प्रक्रिया समझाएं। तो हर चीज़ का संतुलन मांग और पूर्ति से होता है। जहाँ लेन देन या विनिमय आ गया, वहाँ पर मांग और पूर्ति द्वारा संतुलन होता है। तो विनिमय की संतुलन दर वह दर है जिस पर विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है। अब मांग कौन कौन कारण से किया जाता है, विदेशी विनिमय का मांग या विदेशी मुद्रा का मांग, तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है विदेशों से वस्तुओं अथवा सेवाओं के उपभोग के लिए, विदेशों से अपने संबंधियों को उपहार भेजने में, विदेशों में वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदने में, विदेशों में पर्यटन के लिए, विदेशी मुद्राओं के मूल्यों में परिवर्तन के आधार पर सट्टेबाजी में, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान में। तो इतनी कारणों से हम लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका कारण यह है कि जब विनिमय दर अधिक होगा तो आयात कम किए जाएंगे, यदि आयात कम होंगे तो विदेशी विनिमय की मांग भी कम होगी। मतलब अगर बाहर से हम कोई चीज़ मंगाते हैं, तो मान लीजिए हमको अमेरिका से अगर हम सामान मंगा रहे हैं तो उसको हमको डॉलर में भुगतान करना होगा, तो हमको विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होगी, तो हम मांग को बढ़ाएंगे। और यदि विनिमय दर अधिक होगी तो क्या होगा, आयात हम लोग कम करेंगे। यदि आयात कम हो गए तो विदेशी विनिमय की मांग भी कम होगी। इसके अतिरिक्त जब विनिमय दर कम होगी तो आयात अधिक किए जाएंगे। यदि आयात अधिक होंगे तो विदेशी विनिमय की मांग भी अधिक होगी। अतः विदेशी विनिमय की मांग वक्त ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती है। पूर्ति, अब पूर्ति कैसे होता है, तो पहला है देश में विदेशियों द्वारा की गई खरीदारी। मतलब मेरे पास विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय कैसे हम कर पाएंगे, कैसे मेरे पास मुद्रा आएगा। तो विदेश या विदेशी लोग अगर मेरे देश में खरीदारी करते हैं, देश में विदेशी निवेश का आगमन हो, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में पर्यटन हो, सट्टेबाजी तथा व्यापारियों द्वारा और अप्रवासी द्वारा विदेशी विनिमय का हस्तांतरण। मतलब बाहर में जो रह रहे हैं वो अपने देश में अगर अपने सगे संबंधी को पैसे भेजते हैं तो वो भी एक स्रोत है पूर्ति का। समानता, विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विनिमय दर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। विनिमय दर में वृद्धि होने पर विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ती है और विनिमय दर कम होने पर विनिमय दर की पूर्ति कम होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की पूर्ति वर्ग का ढलान ऊपर की ओर अर्थात धनात्मक होता है। अब संतुलन, तो जैसा कि हम लोग यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये विदेशी विनिमय का मांग वक्र है या ये पूर्ति वक्र है। जहाँ दोनों आपस में बराबर होगा ई बिंदु पर, वहीं पर संतुलन निर्धारित होगा। अतः विदेशी विनिमय दर OR निर्धारित होगा और मांग और पूर्ति OQ होगा। यदि यहाँ पर OQ से कम मांग किया जाता है तो क्या OM अगर मांग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मांग कितना है OR1 और पूर्ति होता है OR2। मतलब मांग अधिक है पूर्ति कम है तो विदेशी विनिमय दर बढ़ेगी। और यदि ON मांग पूर्ति है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मांग कितना हो रहा है OR2 और पूर्ति हो रहा है OR1। ऐसी स्थिति में मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है तो विदेशी विनिमय दर घटेगी। हर हाल में संतुलन ई बिंदु पर होगा। इसको हम लोग गणितीय विधि से समझते हैं। तो मांग का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस AR, जहाँ D मतलब हो गया मांग, A हो गया YH का कटान बिंदु, A हो गया विदेशी विनिमय का ढाल, S हो गया विदेशी विनिमय का पूर्ति, B हो गया YH का कटान बिंदु और B हो गया पूर्ति का ढाल। तो संतुलन S बराबर D फॉर्मूला है, तो S का मान हम लोग बैठा देंगे बीटा प्लस BR बराबर, और
डी एस बराबर डी, तो डी का मान यहाँ रखेंगे अल्फा माइनस ए आर। अब हम लोग आर का मान निकालना है, तो जिसका मान हमको निकालना है वो बाएं साइड रहेगा, तो ए आर को उठा के इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा बी आर प्लस ए आर, और बीटा को उठा के इधर ले आएंगे, दोनों में से आर कॉमन लेंगे तो मेरा बचेगा बी प्लस ए बराबर अल्फा माइनस बीटा। तो आर का मान निकालने के लिए जो गुना में रहेगा वो यहाँ भागा में आ जाएगा, यही निर्धारित विनिमय दर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के गुण तथा दोषों की व्याख्या करें। तो लोचशील नम्न विनिमय दर वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। इसके गुण क्या है? तो लोचशील विनिमय दर के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। लोचशील विनिमय दर प्रणाली के मुख्य गुण निम्नलिखित है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय निधि की कोई आवश्यकता न होना। लोचशील विनिमय दर प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय निधि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इस प्रणाली के सदस्य देशों में परिवर्तनीय करेंसी चलन में नहीं होती। दूसरा है संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन। लोचशील विनिमय दर प्रणाली के कारण संसाधनों के आवंटन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संसाधनों के आवंटन की प्रवृत्ति अनुकूलता होने की होती है। तीसरा है पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन। लोचशील विनिमय दर प्रणाली के फलस्वरूप संसार के विभिन्न देशों के बीच पूंजी की आदान प्रदान बहुत बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सदस्य देशों को अब बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय विधियां रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जोखिम पूंजी। लोचशील विनिमय दर से जोखिम पूंजी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों में व्यापार स्वयं एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया बन जाती है। ये थे इसके गुण। अब दोष। लोचशील विनिमय दर के निम्नलिखित दोष है। पहला, अस्थिरता। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। विनिमय दर में उसी प्रकार का उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति पाई जाती है जिस प्रकार वस्तु बाजार में वस्तु की कीमत में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता का कारण बनती है। आयात तथा निर्यात संबंधी दीर्घकालीन नीतियां बनाना कठिन हो जाता है। तीसरा है समष्टिगत नीतियां। जहां स्थिर विनिमय दर समष्टिगत नीतियों में समन्वय स्थापित करने में सहायक होती है, वहां लोचशील विनिमय दर इसमें कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है। दिन प्रतिदिन विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण द्विपक्षीय व्यापार समझौते एक कठिन समस्या बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान शेष क्या है या किस प्रकार व्यापार शेष से भिन्न है, अथवा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो व्यापार संतुलन का अर्थ है व्यापार संतुलन के अंतर्गत आयातों और निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता है। जब एक देश के आयातों की तुलना में उसके निर्यात अधिक होते हैं तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होते हैं तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन से आशय देश के समस्त आयातों या निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से होता है। मतलब इसमें दृश्य अदृश्य मदे सभी लेन देनदारियाँ होती है। इसके अतिरिक्त लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक और तो देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियाँ का विवरण रहता है जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं, तथा दूसरी ओर देश की समस्त देनदारियाँ का विवरण रहता है जिसे ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। लेना मतलब हमको मिलेगा तो प्लस, देना है मतलब माइनस। अंतर। तो व्यापार संतुलन व्यापार शेष में केवल व्यापार शेष बोलिए या व्यापार संतुलन, तो व्यापार शेष में केवल दृश्य वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, मशीन, खनिज आदि के आयात का आकलन होता है। अब भुगतान संतुलन में दृश्य वस्तुओं के साथ साथ अदृश्य मदों जैसे सेवाएं, मनोरंजन, सॉफ्टवेयर आदि के आयात निर्यात का आकलन होता है। मतलब जो वस्तु को हम देख सकते हैं वो व्यापार शेष में आता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं वो भी, और जिसको नहीं देख सकते, जैसे हम सेवा आपको दे रहे हैं तो वो आप देख नहीं सकते, तो वे अदृश्य मदें कहलाएगी। यह एक सूक्ष्म अवधारणा है। यह भुगतान शेष खाते का एक अंग है। अब भुगतान शेष में यह एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें समस्त विदेशी लेन देन का लेखा होता है। व्यापार शेष में कमी या अधिक हो सकता है। अब भुगतान शेष सदा संतुलित होता है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान शेष खाते की चालू खाते और पूंजीगत खाते में अंतर बताएं। तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात
एवं एकपक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाते के निम्नलिखित घटक हैं। पहला है वस्तुओं का निर्यात तथा आयात अथवा दृश्य मदे, और दूसरा है सेवाओं का निर्यात अथवा आयात अदृश्य मदे। एक देश से दूसरे देश को एकपक्षीय अंतरण। पूंजी खाता। पूंजी खाता वह खाता है जो एक देश के निवासियों एवं शेष संसार के निवासियों के द्वारा किए गए उन सब लेन देनों से संबंधित है जिसमें किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियां और दायित्वों में परिवर्तन होता है। पूंजी खाते के सौदे के मुख्य मदे निम्नलिखित है। पहला है सरकारी सौदे। उन अंतर्राष्ट्रीय सौदों को कहते हैं जिसके कारण किसी देश की सरकार या उसकी एजेंसी की परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की स्थिति प्रभावित होती है, जैसे ए देश द्वारा बी देश से ऋण प्राप्त करना। बी है गैर सरकारी या निजी सौदे। निजी सौदे गैर सरकारी सौदे होते हैं। इसमें व्यक्ति, घरेलू क्षेत्र तथा निजी व्यापारी उद्यम के सौदे शामिल होते हैं, जैसे ए देश की किसी व्यक्ति द्वारा बी देश में निवेश करना। सी है प्रत्यक्ष निवेश। इसका अर्थ यह है कि विदेशों में परिसंपत्तियां का खरीदना तथा उन पर नियंत्रण रखना, जैसे बी देश की किसी कंपनी द्वारा ए देश की किसी कंपनी की परिसंपत्तियां खरीदना। पोर्टफोलियो निवेश। विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना किंतु उन पर कोई नियंत्रण ना होना, जैसे बी देश की निवासियों द्वारा ए देश की किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स का खरीदना। तो बच्चों ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट चैप्टर है 12th क्लास का सेकेंड पेपर। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो इसमें से जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो एग्ज़ाम में आता है। तो यदि अपने चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और साथ में घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद।